Hello everyone. Today we are starting Indian economy. Okay, macroeconomics already we have finished 3 chapters. So now 2 3 chapters. First we will finish for Indian economy, then we will be shifting to macro. Okay, so who are having book, take out it. Otherwise, I have just sent the pics. So see from there I am explaining. First, Indian economy. From the name only, it is clear. Economy means, what do you mean by economy? Last year in microeconomics, you have studied in first chapter economy meanings. What do you mean by economy, beta? Economy means a place or an area where the people is earning their livelihood. तो how they are earning their livelihood means कैसे वो वहाँ पे पैसे कमाते हैं, एग्रीकल्चर करके, वर्क करके, किसी के यहाँ सर्विस देकर या बिजनेस चला के. So how the person is earning their living for their livelihood in any of the area, city or district, that is called economy. So now book name is Indian economy, means we have to study about India, that how Indian persons were earning their money to spend their livelihood. That is called Indian economy. मीनिंग पहले समझ में आया बेटा? बुक का नाम जो है हमारा इंडियन इकोनॉमी, वो क्या फोकस करता है हमें? इंडियन इकोनॉमी मीन्स इंडिया की इकोनॉमी के बारे में हमें पढ़ना है. तो इंडिया मालूम है क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब अभी मैंने समझाया. इकोनॉमी मीन्स किसी भी एरिया में, जैसे हम ले लें बीना, तो बीना में कैसे लोग पैसे कमाते हैं ताकि वो अपनी लिविंग अर्न करे, अपनी लाइफ स्पेंड करें, उसको कहा जाता है इकोनॉमी. तो किसी भी जगह में, तो ऐसे अब हमें अकेले बीना का नहीं पढ़ना, हमें पूरे इंडिया का पढ़ना है कि पूरे इंडिया में अलग अलग लोकेलिटी, अलग अलग एरिया, सिटी, टाउन्स, विलेजेस में कैसे लोग पैसे कमाते हैं ताकि वो अपनी जीवन जी सकें, उसको कहा जाता है इंडियन इकोनॉमी. तो बुक का मीनिंग समझ में आया क्या? अब आप इसमें पढ़ने वाले हो. एंड इट्स डेवलपमेंट, कि हमारी इकोनॉमी में कैसे डेवलपमेंट हुई, क्योंकि इंडिया पहले कैसी थी, अब बहुत चेंज हो गई, मॉडर्नाइजेशन आता जा रहा है, टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं. तो क्या क्या डेवलपमेंट हमारी कंट्री में होती जा रही है, दैट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस बुक. So first chapter of this book is focusing us Indian economy on the eve of independence. Means India की economy के बारे में पढ़ना है. On the eve means on the evening of independence. मतलब independence की शाम से हमारी इंडिया की पोजीशन क्या रही, तो उस पोजीशन के बारे में हमें डीप स्टडी करनी है इस बुक में, अभी फर्स्ट चैप्टर में. तो फर्स्ट चैप्टर आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आया, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर नाउ? ओके, so we are starting our chapter now. First topic of our chapter is overall features of Indian economy on the eve of independence. Overall feature means characteristic. इंडिया की इकोनॉमी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडिपेंडेंस से, वो कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट कह रहे हैं इंडिपेंडेंस से पहले कौन हमारे यहाँ था? ब्रिटिशर्स थे, ठीक है ना? सो प्रायर टू इंडियन इकोनॉमी, प्रायर टू इंडिपेंडेंस, ब्रिटिशर्स वर देयर हु इज कंट्रोलिंग आवर कंट्री. एंड व्हाट इज हैपनिंग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को पूरा ये ब्रिटिशर अफेक्ट करता जा रहा था, क्योंकि किसानों के पास खुद की जमीन रहने ही नहीं दी थी. या तो ब्रिटिशर्स ने जमीनें खरीद ली थी, या जो रिच किसान थे, रिच राजा लोग थे, पर्सन थे, जमींदार थे, उन लोगों ने जमीनें खरीद ली थी. तो इन लोग पुअर पर्सन को, पुअर फार्मर्स को रेंटल बेसिस पे देते थे, या रेंटल बेसिस पे नहीं देते थे तो अपने यहाँ काम पे रख लेते थे. और जब उनको अपने यहाँ काम पे रखते थे तो उनसे या तो जितना उनने अर्न करा पूरा का पूरा टैक्स के रूप में उनसे ले लेते थे, तो उनके पास फिर खुद अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए तो पैसे ही नहीं बचते थे. तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे आपने लगान फिल्म में देखा था. लगान में भी क्या था
कि वो ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल करके रखा था वहां के किंग को, और उनने रखा था कि इतना नहीं दोगे तो इतनी पेनल्टी बढ़ जाएगी, इतनी पेनल्टी बढ़ जाएगी। तो यही काम हमारा ब्रिटिशर्स करते जा रहे थे, जिससे हमारी इकोनॉमी क्या होती जा रही थी, वर्स्ट होती जा रही थी। तो इंडियन इकोनॉमी अफेक्ट जो हुई थी ब्रिटिशर्स के कारण। और ऑन एग्रीकल्चरल फ्रंट, एग्रीकल्चरल भी अफेक्ट होता जा रहा था रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में। क्यों? क्योंकि कल्टीवेटर्स जो थे वो खुद ओनर नहीं बन पा रहे थे। तो पहले तो अब मैं टॉपिक आपको पैरावाइज समझा रही हूँ, सो लिसन इट केयरफुली। फर्स्ट दिया है, प्रायर टू द ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वाज अ वाइब्रेंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी। तो ब्रिटिश रूल को अगर हम हटाकर देखें, उनसे पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इकोनॉमी क्या थी? एक सक्सेसफुल इकोनॉमी थी, प्रॉस्पर करती जा रही थी। उस समय हमारी इंडिया इकोनॉमी को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इकोनॉमी एक प्रॉस्परस इकोनॉमी थी। On the agricultural front, it was a self-contained rural economy where cultivators themselves were the owners of the land. तो जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ नहीं आए थे तो एग्रीकल्चरल में क्या था? हमारी इकोनॉमी रूरल एरिया वगैरह सब में ज्यादातर एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट चलता था, और ज्यादातर सब लोग ओनर थे, खुद मालिक थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। हमारी इंडिया इंडस्ट्री सेक्टर में किस चीज के लिए फेमस थी? हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? हाथों से चीजें बनाकर बेचने का काम करती थी। उस समय हमारी कंट्री में मशीनें तो थी नहीं, तो हाथों से काम होता था। जैसे खादी का काम होता था, या फिर खादी का नहीं तो आर्ट एंड क्राफ्ट का काम होता था। तो ये सब हैंडीक्राफ्ट, हाथों से बुनाई का काम होता था। तो इन सब चीजों में हमारी कंट्री इंडस्ट्रियल सेक्टर में फेमस थी, और इन चीजों की डिमांड पूरी वर्ल्ड में होती थी। आ एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एंजॉयड ग्लोबल रेप्यूटेशन। तो हम जो ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बेचते थे तो वो पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में सब उसको रेप्यूटेड, मतलब अच्छा मानते थे कि ये प्रोडक्ट बस इंडिया में ही बन सकते हैं, ऐसे और कहीं नहीं बन सकते। सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल वॉज फेमस, देयर फाइन क्वालिटी एंड द मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क वर फेमस फॉर एक्सीलेंट क्राफ्टमैनशिप। तो सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल का जो प्रोडक्ट बनता था, जो मटेरियल था, वो हमारी कंट्री की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और इवन मेटल और स्टोन वर्क में भी जो काम होता था, वो सब हमारे यहाँ की ब्यूटी जैसा कोई भी नहीं बना पाता था। तो ये हमारे कंट्री के उस समय कैरेक्टरिस्टिक थे। कब? प्रायर टू ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के आने से पहले। बट द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल मार्क द बिगनिंग ऑफ द सिस्टमैटिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। बट जैसे ही ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई है तो उनने हमें धीरे धीरे एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर वाज एक्सप्लॉइटेड। एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे पहले एक्सप्लॉइट हुआ। कैसे? क्योंकि उनसे टैक्स चार्ज करने लगे, जिसको रेवेन्यू कहते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर को उनने एक्सप्लॉइट करा। कैसे? उनने हमारी कंट्री को कह दिया कि अब आप कुछ भी फाइनल प्रोडक्ट्स बनाकर नहीं बेचोगे, आप बस रॉ मटेरियल बेचोगे, कच्चा माल बेचोगे, और फॉरेन कंट्रीज वाले उसको फिनिश गुड्स में बनाकर आपको देंगे। तो हमारी कंट्री को अब उनने एक्सपोर्टर किस चीज का बना दिया था? रॉ मटेरियल्स का। फिनिश गुड्स को वो खुद बना के बेचते थे। तो एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल वाज एनकरेज बाय द ब्रिटिशर्स। तो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर अफेक्ट हुआ, रेवेन्यू लेने लगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर अफेक्ट करा कि हमें रॉ मटेरियल वाला बना दिया, हमें फिनिश गुड्स का सप्लायर बनने से रोक दिया, और हमें अब इंपोर्ट करना पड़ता था फिनिश गुड्स उनके यहाँ से। तो हम टोटली उनके ऊपर डिपेंड हो गए थे। तो ओइंग टू सिस्टमैटिक एक्सप्लॉइटेशन, तो इस तरीके से वो एक एक तरीके से, एक एक स्टेप बाय स्टेप वो हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सप्लॉइट करा, इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सप्लॉइट करा, फिर फॉरेन ट्रेड, मतलब हम जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी एक्सपोर्ट से जो इनकम होती है उसको भी उनने एक्सप्लॉइट कर दिया। तो इंडिया चेंज फ्रॉम वाइब्रेंट इकोनॉमी टू अ स्टेगनेंट इकोनॉमी। तो हमारी कंट्री जो प्रोग्रेस कर रही थी, वो प्रोग्रेस कंट्री रुकना, प्रॉस्परस करने वाली कंट्री रुक गई, और वो क्या बन गई? स्टेगनेंट, मतलब स्टेबल हो गई, और इवन उसके बाद बैकवर्ड हो गई, पीछे होती जाने लगी। क्योंकि हमारा पैसा, हमारी प्रोग्रेस हो ही नहीं पा रही थी, कुछ हम बना ही नहीं पा रहे थे, तो हमारी इनकम हो ही नहीं रही थी। जैसे सिंपल सा काम देखो, अभी कोरोना टाइम में क्या हो रहा है? लोगों को जॉब से हटा दिया, और जब कोरोना में के कारण बहुत से लोगों को जॉब से हटा दिया है तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम तो खत्म हो गई है।
तो जो उनकी पास्ट सेविंग है वो अपनी सेविंग को यूज करके अपने डेली बेसिक के खर्चे कर रहे हैं, तो उनकी जो पास्ट सेविंग है वो भी खत्म होती जा रही है और फ्यूचर में उनके पास अर्निंग सोर्स भी नहीं है। तो धीरे धीरे हमारा पैसा क्या होता जाएगा, खत्म हो जाएगा और हम लोग क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। तो ऐसे ही उस समय ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के साथ करा। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इंडिया बहुत प्रॉस्परस थी, सक्सीड होती जा रही थी, उसकी ग्रोथ होती जा रही थी। बट ब्रिटिशर्स ने हमारा सिस्टमैटिक तरीके से एक एक चीज को एक्सप्लॉइट किया। एग्रीकल्चर एक्सप्लॉइट करा, इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सप्लॉइट करा, फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन ट्रेड एक्सप्लॉइट करी। धीरे धीरे हर चीज को एक्सप्लॉइट करते गए, हम लोगों की सोर्स ऑफ इनकम खत्म होने लगी और हम लोग क्या हो गए, बैकवर्ड इकोनॉमी में हो गए। इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? So after that, they have given, thus on the evening of independence, all features of Indian economy were as under. तो अब जिस दिन हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, तो उस इवनिंग से हमारी कंट्री के क्या क्या फीचर थे, मतलब उस समय हमारी कंट्री की क्या पोजीशन थी। तो सबसे पहले हमारी इकोनॉमी क्या थी, स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट का मतलब कोई समझा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेगनेंट इकोनॉमी? हाँ, द इकोनॉमी विच इज नॉट, या तो कांस्टेंट है, विच इज इन द कांस्टेंट पोजीशन, और वेयर नो ग्रोथ इज देयर, इनकम इज नॉट इंक्रीजिंग, या तो इनकम एकदम बढ़ ही नहीं रही है या बहुत ही कम रेशो से बढ़ रही है, तो उस इकोनॉमी को क्या कहा जाता है, डिक्लाइंस, दैट इज कॉल्ड स्टेगनेंट इकोनॉमी। So the British government never attempted to estimate Indian national and per capita income. तो ब्रिटिशर्स ने देखा हमारी इकोनॉमी स्टेगनेंट हो चुकी है, तो वो कभी भी इंडिया को स्टेगनेंट से ग्रोथ की पोजीशन में ले जाने के बारे में सोच ही नहीं रही थी। वो तो सोच रहे थे अच्छा इनकी और पर कैपिटा इनकम कम होती जाए। बट उस समय हमारे ये नेम्स जो है मार्क कर लेना, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आंसर फॉर 1 मार्क्स। दादा भाई नेरोजी, विलियम टिग्बे, फिंडले शिराज, वी के आर वी राव एंड आर सी देसाई, ये हमारे फेमस इकोनॉमिस्ट थे जिनने पहली बार हमारी कंट्री की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करा था। और उसके बाद उनने बोला था कि हम लोगों की कंट्री की ग्रोथ तो हो ही नहीं रही है, और उनने फिर ब्रिटिशर्स से आर्ग्यूमेंट्स करना चालू करा था कि हमारी कंट्री की ग्रोथ नहीं है। और फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस उन लोगों ने फर्स्ट प्लानिंग यही रखी थी कि हाउ टू इंक्रीज आवर कंट्री ग्रोथ, नेशनल इनकम। Clear? So the persons who had first calculated the national income or per capita income in our country, so these five names were there: Dadabhai Naoroji, William Tigbe, Findlay Shiraz, V.K. R.V. Rao, and R.C. Desai. So mark it this question. Then most of the estimates reveals that country growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less. तो जब उनने ये नेशनल इनकम एस्टिमेट करी और ये मेथड इन्वेंट करा, तो उन लोगों ने देखा कि फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी तक तो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ ही नहीं रही है, और बढ़ भी रही है तो बस 2% से हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम बढ़ी, 0.5% से हमारी इनकम बढ़ रही है। तो जब हमारी इनकम ही बहुत कम रेट से बढ़ेगी, तो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों की बहुत कम होती जा रही है। एपिडेमिक्स एंड फेमाइंस वर रिकरिंग एंड फिनोमिना, और ये प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं। जैसे देखो अभी हम करंट पोजीशन लें, तो सबसे पहली हमारे कोरोना प्रॉब्लम है। कोरोना के कारण ऑलरेडी लोगों की इनकम स्टेगनेंट हो गई है, कम हो गई है। उसके बाद भी ये आपकी वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में ये जो आपका फ्लड, फेमाइन्स, एपिडेमिक्स आ रहा है, तो वो एरिया और क्या होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। तो ग्रोथ होने की जगह वहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता जा रहा है, लो होता जा रहा है। तो ऐसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी हमारी कंट्री की स्टैंडर्ड क्या होता जा रहा था, लो होता जा रहा था। उस इकोनॉमी को कहा जाता है स्टेगनेंट इकोनॉमी। So this is stagnant economy meaning is clear? It's clear or not, beta? Where were you all?
No response. When no response, I thought what happened. So first characteristic is clear. Second is backward economy. What do you mean by backward economy? Backward economy क्या होती है? जिनकी पर कैपिटा इनकम क्या होती है? बहुत कम. पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर पर्सन इनकम. तो जहां पर पर्सन इनकम बहुत लो होती है उसको कहा जाता है बैकवर्ड इकोनॉमी. आई ये चीज समझ में? जैसे अभी हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई थी? 25 से 50,000 तक की पर पर्सन इनकम अप्रोक्स हो गई है कि कम से कम लोग हमारी कंट्री में 25,000 15,000 कमा ही रहे हैं. तो पर पर्सन इनकम हमारा स्टैंडर्ड इतना हो गया है, बट अब फिर से लो होता जा रहा है. तो बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पर पर्सन इनकम बहुत कम होती है. जैसे मैं कह रही हूँ अभी अपन लोग 28 लोग ज्वाइन है. तो 28 लोगों की अगर मैं सबकी इनकम कहूँ तो सब सेम इनकम तो कमा नहीं रहे हैं, कुछ अलग कमा रहे हैं. तो सबकी इनकम्स क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं. बट हम सबकी इनकम्स को प्लस कर दें तो वो हमारी क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम. और नेशनल इनकम आने के बाद जितने पर्सन है उससे डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दें तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है. तो पर कैपिटा इनकम अप्रोक्स फिगर देती है कि कम से कम हमारी कंट्री पे पर पर्सन की इनकम इतनी होती है. भले ही सबकी उतनी नहीं होती क्योंकि कई लोग बहुत कम भी कमाते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा भी कमाते हैं. बट पर कैपिटा इनकम मीन्स पर पर्सन इनकम ऑन द एवरेज बेसिस. क्लियर? So in book C, they have given in 1947 and 48, per capita income in India was 230. मतलब per person की income कितनी थी? 230 रुपए, 230 rupees only. And the bulk of population is very poor. उस समय ज्यादा से ज्यादा लोग सब क्या थे? Poor. उनके पास sufficient food नहीं था, clothing नहीं थी, shelter नहीं था रहने के लिए. सारे ज्यादा से ज्यादा हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट फैली हुई थी, बेरोजगारी फैली हुई थी, पोवर्टी फैली हुई थी. तो जिसके कारण हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे स्टेगनेंट से और किस पे पहुंच गई? बैकवर्ड इकोनॉमी पे भी शिफ्ट हो गई. आ गई ये पॉइंट भी समझ में? Then next is dominance of agriculture. What do you mean by dominance? But dominance of agriculture means एग्रीकल्चर सेक्टर टोटली कंट्रोल करा जा रहा है किसके थ्रू? ब्रिटिशर्स के थ्रू. और वो अपना राज चलाने लगे हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस चलाने लगे हैं, जिसको फिर कहा जाता है डोमिनेंस. सो एग्रीकल्चर सेक्टर इज टोटली डोमिनेटेड. कंट्रोल मीन्स डिक्रीज ही होते जा रहा है. इंडियन इकोनॉमी ऑन द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, उसके थ्रू हमारी इनकम बढ़ने की जगह क्या होती जा रही थी? कम होती जा रही थी. Nearly 72% of country working population is engaged in agriculture. 72% of our population is engaged in agriculture. And mainly हमारी country की GDP उस समय किसके through हो रही थी? Agriculture, because 1/3 population is engaged in agriculture. And due to that, earning of our country is GDP or national income is through agriculture only, क्योंकि उस समय industries तो ज़्यादा थी नहीं. तो दिस सेक्टर ऑल्सो सफर्ड क्योंकि लो प्रोडक्टिविटी हो रही थी. तो जब लो प्रोडक्शन हो रहा था तो ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली क्या हो रही थी? कम होती जा रही थी. देन ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन. ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है? प्रायर टू द ब्रिटिश रूल, इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया वॉज वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट. मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ थी, मगर कौन से इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट, कौन सी चीजों की डिमांड थी? दैट इज हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनी चीजों की. बट इट वॉज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड. ब्रिटिशर्स ने इनके लिए ऐसी पॉलिसीज बना दी कि हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर टोटली अफेक्ट हो गया. इंडिपेंडेंस के टाइम पे उनने क्या करा? फिर इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बाद धीरे धीरे हमारे यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्रीज चालू करी गई, तो वो भी रूल करने लगे, उनको भी वो खराब करने लगे, रूल्स ऐसे बनाने लगे.
हैवी इंडस्ट्रीज शोड अ ब्लीक ग्रोथ, तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनकी ग्रोथ भी कम होती जा रही थी, क्योंकि हमारी कंट्री कैपिटल गुड्स बना ही नहीं पा रही थी, हमें बस बाहर से खरीदने के लिए करके रखा था उनने, आप इंपोर्ट करो आप एक्सपोर्ट कुछ नहीं करोगे। तो इस तरीके से ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस स्लो डाउन, लॉस होता जा रहा था इंडस्ट्री सेक्टर्स में भी। क्लियर दीज 4 पॉइंट्स? Then heavy dependence on import. Heavy dependence on import. What do you mean by import? Yes, when we are purchasing goods from the foreign countries, that is called import. So heavy dependence on import, इसका मतलब क्या हुआ? We are purchasing goods from the foreign countries. ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा था हमारी कंट्री में? We are purchasing goods from the foreign countries. So country was heavily dependent on import. हमारी कंट्री टोटली इम्पोर्ट पे डिपेंड हो गई है, मशीन से लेकर प्रोडक्शन की हर चीज हमें बाहर से खरीदनी पड़ती थी। आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ कंट्री आल्सो डिपेंडेंट हेवली ऑन फॉरेन इंपोर्ट, तो हमारी कंट्री की जो डिफेंस थे, डिफेंस फोर्स की भी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनके इक्विपमेंट भी, राइफल्स वगैरह, ये सब चीजें भी आपकी बाहर से ही बनकर आनी थी, तो हमारा आर्मी सेक्टर भी अफेक्ट था। बिसाइड दीज कंज्यूमर गुड्स भी, जो स्विंग मशीन, मेडिसिन, कैरोसिन, ये सब भी हमें बाहर से ही इम्पोर्ट करना पड़ रहा था। दैट मीन्स ऑल दी थिंग्स, whether the daily life, whether the machines, whether the army goods, all we have to purchase from foreign country only. Limited urbanization. What do you mean by urbanization, beta? दो सेक्टर मालूम है ना, रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया में डिफरेंस क्या होता है? नहीं मालूम? यस, मॉडर्न एरिया, सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं वो एरिया जो डेवलप्ड है, जहाँ मॉडर्न टेक्निक्स यूज हो रही हैं, उनको क्या कहा जाता है? अर्बन एरिया। और रूरल एरिया, जहाँ आपके यहाँ मॉडर्न टेक्निक्स नहीं है, हम अभी भी ओल्ड मेथड्स हर चीज में यूज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रूरल एरिया। अब हमारा बीना रूरल में है कि अर्बन में है? यस, यस, क्योंकि अब बीना में आप बहुत सी चीजों का डेवलपमेंट हो रहा है, तो अब हमारा बीना किस में शिफ्ट हो चुका है? अर्बन एरिया। बट उस समय इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हमारा एरिया इंडिया रूरल एरिया में ही काउंट हो रहा था? क्योंकि उस समय हमारी कंट्री का हर एरिया अंडर डेवलप था, तो जिसके कारण हमारी कंट्री का ज्यादा से ज्यादा एरिया किसके अंडर आ रहा था? विलेजेस में काउंट हो रहा था। हमारे यहाँ डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में थे, तो किसानों की डेवलपमेंट बहुत ही कम होती है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारा एरिया जो था रूरल था, लिमिटेड एरिया ही अर्बन था। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। व्हाट डू यू मीन बाय सेमी फ्यूडल इकोनॉमी? सेमी गवर्नमेंट इकोनॉमी, ठीक है। Government economy where full control of government is there. Semi-government means partial control of government and partial control of private sector. So, semi-feudal economy is an economy where was neither wholly feudal nor a capitalist economy. मतलब पूरी गवर्नमेंट के रूल्स भी नहीं चल रहे हैं, ना पूरा प्राइवेट सेक्टर के रूल्स चल रहे हैं, दोनों का मिक्सचर काम चल रहा है, तो उस इकोनॉमी को क्या कहा जाता है? सेमी फ्यूडल। मतलब जैसे अभी हमारी कंट्री में क्या होने लगा है? प्राइवेटाइजेशन पे शिफ्ट हो गए हैं, धीरे धीरे हर चीज प्राइवेट सेक्टर को देते जा रहे हैं, और इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था? हर चीज गवर्नमेंट के हाथ में थी, और बीच के टाइम पीरियड में क्या हुआ था? गवर्नमेंट सेक्टर भी काम कर रहा था और प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा था, तो वो एरिया जहाँ दोनों जन काम करते हैं, और अभी भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट एक साथ ही काम कर रहे हैं, कुछ सेक्टर गवर्नमेंट का है, कुछ सेक्टर प्राइवेट का है, तो जहाँ दोनों वर्क एक साथ होते हैं उसको कहते हैं सेमी फ्यूडल इकोनॉमी।
या मिक्स्ड इकोनॉमी या सेमी गवर्नमेंट. So such an economy where rules and regulations and private investors both are working together, that economy is called semi feudal economy. और उस समय ऐसी इकोनॉमी नहीं थी, और अगर था थोड़ा बहुत एरिया तो वहां पे भी ग्रोथ नहीं हो रही थी. So these are the factors due to which Indian economy is not earning income, their development is low, and due to that, main persons were there is the Britishers who had affected our country totally, for due to which our country is not able to attain their growth. Clear this thing, beta? This topic is clear to everyone now. Then next topic is state of agricultural sector. मीन्स हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या सिस्टम चल रहा था, कैसे क्या हो रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो अब उसकी डीप नॉलेज दी गई है. सो स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, अभी मैंने बताया था हाउ मेनी परसेंट पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्रीज एंगेज इन एग्रीकल्चर. यस, और 72%. Yes, one third or 72% of our economy population is engaged in agriculture, and through that only they are able to earn their livelihood and spending their life through agriculture only. Because इसलिए after independence our country is called as agricultural economy. और धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर बंद होने लगा, लोग एग्रीकल्चर में लॉस हो रहा, तो धीरे धीरे उसकी जगह साथ में इंडस्ट्रीज भी शिफ्ट हो गए. तो फिर उस टाइम पे जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज के थ्रू लोगों की इनकम होने लगी, तो उसको कहने लगे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. अब हमारी कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस सेक्टर पे शिफ्ट होती जा रही है, तो अब हमारी इकोनॉमी को क्या कहा जाएगा, टर्शरी इकोनॉमी. सो जो ज़्यादा काम होता है वो नाम मिल जाता है. तो इसीलिए पहले एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनी, और अब क्या बन गई है, टर्शरी इकोनॉमी. So first point, first feature of agriculture at that time was first low production and productivity. Production का मतलब क्या होता है बेटा? कितना कल्टीवेशन हो रहा है हमारे क्रॉप का, उसको कहा जाता है प्रोडक्शन. तो उस समय ये जो प्रोडक्शन था, मतलब जो फसल उगती थी बहुत कम हो रही थी, लॉस होता जा रहा था. बहुत से रीजन हो सकते हैं. उनके पास प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, फर्टिलिटी नहीं थी सॉइल की, रेन नहीं हो रही थी. तो ऐसे बहुत से कारण से उनकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था. तो ये इनने देखो चार्ट भी दिया है. 1947 में वीट और राइस कितनी थी, अब करंट पोजीशन 21st सेंचुरी में कितनी कितनी प्रोडक्शन हो रही है. तो ये आपको ऐसे टेबल्स बने आएंगे एग्जाम में, और इन टेबल्स को देखकर आपको ये आंसर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो ये आपको अपने आप समझना है कि इस चार्ट में उनने क्या बताया है, प्रोडक्टिविटी बताई है और प्रोडक्शन बताई है. सो उनने बताया है कि किस ईयर में हमारी प्रोडक्शन कितनी थी, और अब करंट पोजीशन हमारी प्रोडक्शन बहुत हाई हो गई है. दैट मीन्स हमारी इनकम अब प्रोडक्ट एग्रीकल्चर से बढ़ने लगी है, उस समय इतनी नहीं थी. फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. सेकेंड पॉइंट, एक्सप्लॉइटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम. एक्सप्लॉइटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? जमींदारी सिस्टम जानते हो, उसी को लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? नहीं मालूम? देखो फिर बुक की लैंग्वेज में समझो. हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में एक यूनिक सिस्टम चालू करा था, जिसको ट्रायंगुलर रिलेशनशिप भी कहते हैं. ट्रायंगुलर रिलेशनशिप मतलब गवर्नमेंट एंड ओनर ऑफ द सॉइल, मतलब जमीन का मालिक, एंड टिलर ऑफ द सॉइल, मतलब जो जमीन पे काम कर रहा है. तो जमीन पे काम करने वाला हो गया फार्मर या मजदूर. वो फसल उगाएगा और उसमें से खुद अपने पास रखेगा, और कुछ टैक्स और रेंट देगा ओनर ऑफ द सॉइल, जिसको कहते हैं जमींदार को.
और फिर जमींदार अपने में से किसको देता है? गवर्नमेंट को देता है टैक्स। जैसे आज भी हम लोग अपनी इनकम का टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, तो उस समय टैक्स कौन कलेक्ट करता था? ब्रिटिशर। तो ब्रिटिशर ने जमींदारों से टैक्स कलेक्ट करना रहता था, और जमींदार किससे करता था? पुअर फार्मर्स से। तो उन सिस्टम को कहा गया था ट्रायंगुलर रिलेशनशिप, और उसी सिस्टम को कहा गया है जमींदारी सिस्टम या लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जो सबसे पहले बंगाल में चालू हुआ था। और उसके अकॉर्डिंग क्या था? जमींदार को एक परमानेंट ओनर ऑफ द सॉइल, मतलब मेन मालिक तो जमींदारी है क्योंकि उसकी जमीन है, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो ही रखेगा। मजदूर उसके यहाँ जो काम कर रहा है उसको बस वो फिक्स कुछ टाइम पीरियड, कुछ उसने बंदी करी होगी, इतना पैसा देगा। और जमींदार एक फिक्स अमाउंट किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा, जिसको कहा जाता था लैंड रेवेन्यू। और जमींदार टिलर्स से कुछ भी उगवा सकता है, या उनको कह देगा फ्री हो तुम, तुम्हें जो उगाना है उगाओ, बट उसका पूरा मैं रखूंगा, या इतना परसेंट मुझे चाहिए। तो ये सिस्टम उस समय सबसे ज्यादा अफेक्ट करके रखा था कि किसान मजदूरी पूरी कर रहे हैं बट उनको उतना रिटर्न ही नहीं मिल रहा, क्योंकि जितना कमाया है उतना तो वो टैक्स और लैंड रेवेन्यू के लिए ही ले जा रहे हैं, तो उनकी फैमिली के लिए उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी, जिसको कहा गया था एक्सप्लॉइटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। आ गया समझ में एक्सप्लॉइटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है? आया कि नहीं आया? इसका दूसरा नाम क्या है? एक्सप्लॉइटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम का दूसरा नाम? ओके। हाँ, और एक और नाम बताया मैंने? यस, ट्रायंगुलर सिस्टम। Then next point, forced commercialization of agriculture. Forced commercialization of agriculture का मतलब क्या होता है? कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सामान बेचो, पैसा कमाओ, प्रॉफिट कमाओ, मतलब बिजनेस, परचेजिंग एंड सेलिंग, उसको कहा जाता है कमर्शलाइजेशन। और सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? जो उगाया अपने घर के लिए बस उगाया, बाहर से मतलब नहीं है, सेल्फ कंजम्पशन, अपनी जरूरतों के लिए उगाया है, तो उसको कहा जाता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। इन दोनों का मीनिंग समझ में आया? कमर्शलाइजेशन और सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब? प्लीज रिपीट, व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शलाइजेशन एंड व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग? यस, सो दिस इज क्लियर। तो टॉपिक है हमारा फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब फार्मर्स को फोर्स करा गया कि तुम अनाज उगाओ और बेचो और पैसा कमाओ, अपने लिए तुम्हें नहीं उगाना है। तो इसीलिए तुम लोग ने हिस्ट्री में 9th 10th में पढ़ा है ना कि इंडिगो वगैरह के लिए फोर्स करा गया था कि आप लोग इंडिगो उगाओ, बट उससे फर्टिलिटी सॉइल की जा रही थी, मगर उस समय उनकी इनकम ज्यादा होती थी इंडिगो से, इसलिए फोर्स करा जा रहा था। तो कमर्शलाइजेशन of agriculture refers to shift from subsistence farming to cultivation of cash crop। मतलब subsistence farming छोड़ो और cash crop उगाना चालू करो। cash crop क्या होते हैं? जिसके थ्रू तुरंत बेचने से कैश मिले उसको कहा जाता है कैश क्रॉप। तो कैश क्रॉप पे शिफ्ट होने को कहा गया। तो फॉलोइंग आर सम नोटेबल पॉइंट, तो वही आ गया, फार्मर्स को पोस्ट करा गया कि आप इंडिगो उगाओ, जिससे वो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में डाइंग और ब्लीचिंग की जरूरत होती है, तो ये इंडिगो वहाँ काम आता था। तो उनने फोर्स करा था कि आप अपने लिए मत उगाओ, हमारे लिए उगाओ, भले ही तुम्हारी जमीन को कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। सेकंड उनने कहा या कमर्शियल क्रॉप उगाओ। कमर्शियल क्रॉप का मतलब क्या होता है? कि अनाज उगाओ मगर अपने लिए बेचने के लिए उगाओ। Then switching from subsistence to cash crop raised credit needs to the farmers।
तो उनने कहा सबसिस्टेंस फार्मिंग छोड़ो, कैश क्रॉप उगाओ, उसके लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम्हें लोन भी मिल जाएगा और फिर वो लोन तुम धीरे धीरे वापस करते जाना। तो ये चीजें करी गई थी कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में। क्लियर दिस ऑल्सो? इंडिगो बेटा वो अपन का नील नहीं आता, डाइंग का पाउडर, लिक्विड्स, तो वो उगाए जाते हैं। हिस्ट्री में 9th-10th में भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने। नील कहते हैं हिंदी में। तो वो उगाने के लिए कहते हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी पूरी चली जाती है। क्लियर बेटा? मैनी मोर पॉइंट्स वर देयर। तो आज इतना ठीक है, इतना क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है? Keep studying.